बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट किया जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया। और फिर फिजिकल क्वांटिटीज के आगे से दो और टाइप्स थी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनको डिस्कस किया। और हमने अपने टॉपिक को एक स्टोरी की तरह और एग्जाम्पल से बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा। तो हमारी स्टोरी अभी यहाँ तक पहुंची थी कि एक ऐसे यूनिट्स की, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत आ गई थी जो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जब भी कोई ट्रेड हो या कोई भी बिजनेस हो रहा है या कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उन्होंने आपस में जो है वो डिस्कस करनी है, तो हर कंट्री के अलग तरीके के यूनिट्स थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। तो एक ऐसे सिस्टम की या एक ऐसे यूनिट्स की जो है वो जरूरत पड़ गई थी जो हर कंट्री में जो है वो सेम हो, ताकि इस चीज में आसानी हो सके। जब भी कोई इंटरनेशनल या डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान कोई कम्युनिकेशन हो, तो वो उसके लिए जो है वो एक कॉमन यूनिट्स की या एक कॉमन सिस्टम की जरूरत आ गई थी। तो जो कि 1961 में जो है वो दिए गए थे। और उसके बाद वो क्या थे, उनमें 7 बेस यूनिट्स थे जो कि जो ऐसे यूनिट्स थे और जो पूरी दुनिया में यूज होते हैं। और इन्हीं बेस यूनिट्स से आगे डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। यानी ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट्स से बनाए जाते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अभी हम ये सब कुछ अपनी बुक से डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा हम ऐसे प्रीफिक्सेस को देखेंगे। यानी ऐसे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, यानी यूनिट से पहले कुछ प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स होते हैं जिनको ऐसे यूनिट से पहले लगाया जाता है। और इनकी जो वैल्यूज होती है ना, वो 10 की पावर्स में होती है। इनको इसलिए लगाया जाता है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके बात को। उसके अलावा हम साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि जब भी कोई बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल नंबर होता है, जैसे कि ये एक बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है जिसमें बहुत सारे जीरोस इस तरह से यूज हो रहे होंगे, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो बहुत लार्ज होते हैं या बहुत स्मॉल होते हैं, जिनको लिखना मुश्किल है, जिनको समझना मुश्किल है, जिनको पढ़ना मुश्किल है, जिनको कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो उनको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया जाता है, जो कि एक शॉर्ट वे है इनको लिखने का। इसको हम अभी एग्जाम्पल से अपनी बुक से समझेंगे ताकि फिर कैलकुलेशन में और हर चीज में आसानी हो। तो आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ले। अब हम अपने टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, तो चलें बच्चों, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपनी बुक से डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या? हमने अपने पिछले लेक्चर में तो देख लिया था ना कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि लोगों को मुश्किल हो रही थी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, मतलब मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ थी उनको आपस में ट्रेड करने में, तिजारत करने में, बिजनेस में, और जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो आपस में डिस्कस करने में, उन सब चीज़ों में मुश्किल हो रही थी। क्योंकि किसी कंट्री में कोई यूनिट यूज़ होता था किसी चीज़ के लिए, तो किसी कंट्री में कोई यूनिट यूज़ होता था। जैसे आप समझे कि 3-4 दोस्त हैं, एक जो है वो पंजाबी है, एक जो है वो पश्तो बोलता है, और एक इंग्लिश बोलता है, एक चाइनीज़ बोलता है। इस तरह करके 4 दोस्त हैं, चारों के घरों में अलग-अलग लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जब वो चारों आपस में बैठते हैं, तो जब वो अगर अपनी-अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे चारों दोस्त, तो फिर तो किसी को भी दूसरे की बात समझ नहीं आएगी ना। एक पश्तो में बात कर रहा है, एक चाइनीज़ में बात कर रहा है, तो एक इंग्लिश में बात कर रहा है, तो किसी को बात समझ में ही नहीं आएगी एक दूसरे की। तो फिर उन चारों दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कॉमन लैंग्वेज बना लेते हैं कि जब हम आपस में बैठे होंगे ना, तो हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे। जैसे कि उन्होंने उर्दू डिसाइड कर ली कि जब भी कि उर्दू जो है वो सबको आती है या सब सीख ले उर्दू, और उर्दू में ना सब बात किया करेंगे। तो वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया उर्दू को बातचीत के लिए, ताकि उनकी कम्युनिकेशन में, उनकी बातचीत में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अपने अपने घरों में तो सब वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो वो यूज करते थे, लेकिन जब आपस में बात करते हैं वो, तो वो उर्दू में, यानी एक उन्होंने लैंग्वेज डिसाइड कर ली, उसमें बात करते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन आसान हो। तो ये भी वही इसी तरह से है कि जब डिफरेंट कंट्रीज जो थे, अब उनमें अलग तरीके के यूनिट्स यूज होते थे, और इस तरह से इशू आ रहा था इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, उनके आपस में बातचीत करने में, उनकी ग्रोथ में, उनके आपस में जो काम थे, डिस्कशंस थी, उन सब में। तो फिर उन्होंने भी एक इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कहते हैं बैनुल अक़वामी, जो कि सब मुल्कों में, हर कंट्री में यूज होता है, एक ऐसा सिस्टम उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब वो क्या हुआ कि इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, यानी एक कमेटी बनाई गई, यानी डिफरेंट लोगों की एक कमेटी बनाएगी। और वो कमेटी किस चीज़ की थी, वेट्स की और मेजर्स की। यानी मेजर्स क्या होता है, नापना, और वेट करना, वजन करना। तो इनकी एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी थी, उसने 1961 में रिकमेंड किया। यानी वेट्स और मेजर्स की जो कमेटी थी ना, इंटरनेशनल कमेटी थी। इंटरनेशनल का क्या मतलब है, बैनुल अक़वामी, यानी पूरे सारे मुल्कों की। इस तरह की जो कमेटी होती है ना, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हर मुल्क का कोई ना कोई एक बंदा उसमें शामिल होता है।
तो एक इस तरह की जो कमेटी थी वेट्स एंड मेयर्स की, उसने 1961 में ये रिकमेंड किया, ये तजवीज़ किया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, और उसने वो सिस्टम क्या था, वो 7 बेस यूनिट्स पर वो सिस्टम डिपेंड करता था, और उसको क्या कहा गया, उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई सिस्टम कहा गया। ये एसआई सिस्टम की आपके पास क्या है, डेफिनिशन है। तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया इंटरनेशनल, एक ऐसा निज़ाम जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, ताकि मेजरमेंट में क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें ना 7, ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है ना, ये इन पर डिपेंड करता है, और इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर आगे चल के डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बनती है ना। तो ये ऐसा सिस्टम, एक कॉमन लैंग्वेज था साइंस की, जो हर साइंटिस्ट और हर स्टूडेंट को एक ही पेज पर, एक ही कॉमन उस पे ले आता था। अच्छा, और ये पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। यानी पूरी दुनिया में ना लेंथ का यूनिट मीटर ही है, लेंथ का यूनिट मीटर ही है, मास का किलोग्राम ही है, टाइम का सेकंड ही है। यानी अगर पूरी दुनिया में बात की जा रही है ना, तो वो टाइम की बात सेकंड्स में करेंगे, घंटों में या मिनट में नहीं करेंगे, सेकंड्स में करेंगे। टेम्परेचर की बात अगर इंटरनेशनली की जा रही है, तो वो केल्विन में ही की जाएगी, वो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में नहीं की जाएगी। समझ आ रही है आपको ये बात? टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड बना दिया गया, उसको केल्विन को बना दिया गया, वरना टेम्परेचर के तो और भी यूनिट्स है ना, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। किसी कंट्री में क्या पता सेल्सियस यूज़ होता हो, किसी में जैसे डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं 95 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, आज टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। तो सेल्सियस यूज़ कर रहे होते हैं ना, लेकिन जब इंटरनेशनली बात होगी, डिफरेंट कंट्रीज़ की आपस में बात होगी, जब ऐसे यूनिट में बात होगी, तो टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस यूज़ नहीं होगा, केल्विन ही यूज़ होगा। टाइम का यूनिट आवर या मिनट्स में यूज़ नहीं होगा, बल्कि सेकंड्स में ही यूज़ होगा। मास या जो वेट है, वो केजी में ही यूज़ होगा, और लेंथ जो है वो मीटर में ही होगी। सही है? समझ आ रही है कि ये सारे जो थे वो बना दिए गए, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। इनके अलावा दूसरा यूनिट इंटरनेशनली यूज़ नहीं होता। जब भी ऐसा यूनिट की या इंटरनेशनल यूनिट की बात होगी, तो ये 7 जो है वो यूनिट्स यूज़ होंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो करंट हमारी जो तारों से बिजली का करंट होता है, वो उसका यूनिट क्या हो गया? एम्पीयर। और ये सामने उनके सिंबल भी बने हुए हैं, जब हम सिंबल्स में लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट की जो शिद्दत है, उसका यूनिट क्या है? कैंडेला। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कोई भी चीज़, जैसे हाइड्रोजन है या जो कार्बन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनका जो ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं, उनका उनकी अमाउंट को, उनकी तादाद को किस में मेजर किया जाता है? उसका यूनिट क्या होता है? मोल। या आप केमिस्ट्री में ना मोल को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये सिस्टम कहाँ यूज होता है? पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सिस्टम को माना जाता है। ऐसा ही मेजरमेंट जो है, उन्होंने साइंटिस्ट को ये हेल्प की कि वो शेयर कर सकें, और आराम से जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर, उनका मुआजना कर सकें, और अपने रिजल्ट्स का इजीली जो है वो मुआजना कर सकें। ये ऐसे यूनिट्स का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया, या एडवांटेज भी आप इसको कह सकते हैं कि ये इसका एडवांटेज है। तो ये जो 7 बेस यूनिट्स है ना, वो कहने के टेबल 1.2 में दी हुई हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं, यानी इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स कर दी गई हैं। और किसके रेफरेंस से फिक्स की गई है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस से इनको क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, अब इस पेज पे एक तो इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बेनिफिट का पता होना चाहिए, और दूसरी बात, ये टेबल आपने लाजमी 7 बेस यूनिट्स वाला ये टेबल आपने करना है। बच्चों, ये जो आगे आपके पास ये हेडिंग है ना डिराइव्ड यूनिट्स की, अब हेडिंग तो यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स की दी हुई है, लेकिन इसके पैराग्राफ के अंदर ना डिराइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स दोनों की डेफिनेशन बताई हुई है। तो वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगी, आपने वो दोनों की डेफिनेशन एज इट इज याद कर लेनी है, क्योंकि पेपर में अक्सर बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन भी आ जाती है। पहले हमने जो पढ़ी थी वो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज थी। अब हमने उनके यूनिट को पढ़ना है, यानी बेस यूनिट क्या होते हैं और डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, यानी उन क्वांटिटीज का जो यूनिट होता है ना, उसको पढ़ना है। बेस यूनिट्स जो है वो क्या, बेस क्वांटिटीज क्या होती थी? जो किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनती, बल्कि क्या नाम है, वो खुद ही होती हैं, वो बेस होती हैं, वो बुनियाद होती हैं। तो उनसे आगे चल के दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं, वो खुद किसी से भी नहीं बनती। तो बेस यूनिट्स जो हैं वो किसी से भी डिराइव नहीं हुए होते, किसी से बने नहीं होते, और ना ही उनको रिजोल्व होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना किसी चीज को, ना ही उनको और ज्यादा छोटी क्वांटिटीज में तोड़ा जा सकता है। यानी अक्सर होता है ना कि चलो है तो ये बेस क्वांटिटी, लेकिन इसको और ज्यादा किसी छोटी क्वांटिटी में तोड़ा जा सकता हो, या और ज्यादा छोटा किया जा सकता हो, और ज्यादा बेसिक बनाया जा सकता हो, तो ऐसा नहीं है।
ना ये खुद किसी से बनती है और ना ही इनको तोड़ के और ज़्यादा बेसिक किया जा सकता है। हाँ, इनको जोड़ के इनसे आगे जो है वो और क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती है, मज़ीद और ज़्यादा क्वांटिटीज़ इनको जोड़ के बनाई जा सकती है, जिनको डिराइव्ड कहते हैं। लेकिन इनको रिज़ॉल्व करके, इनको तोड़ के, इनकी ब्रेक डाउन करके और ज़्यादा बेसिक नहीं बनाया जा सकता। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बेस यूनिट जो हैं वो किसी से भी डिराइव नहीं होते, बल्कि ना कि उनको तोड़ के और ज़्यादा बेसिक किया जा सकता है। और जो यहाँ तक कि आपके पास ना बेस यूनिट्स की डेफिनेशन है, ये बेस यूनिट्स की डेफिनेशन है, वो कह रहे हैं। और जो यूनिट्स जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं, जैसे कि स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ये जो है वो बेस यूनिट्स से क्या हुए हुए होते हैं, डिराइव, उनसे अखज़ हुए हुए होते हैं, उनसे बने हुए होते हैं। और इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन आपके पास ये लिखी हुई है, बेस यूनिट्स की ये है और डिराइव्ड यूनिट्स की ये है। यूनिट्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बेस यूनिट्स की टर्म में, यानी बेस यूनिट्स से मिलकर ही ये बनते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। जब भी आपके पास पेपर में डेफिनेशन कोई भी क्वेश्चन आता है ना, शॉर्ट में या लॉन्ग में भी, तो आपने उसकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी लिखनी होती है। अब ये बेस यूनिट्स की डेफिनेशन है और ये जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन है। और जब आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है तो साथ इनकी एग्जाम्पल लिखनी है। बेस यूनिट्स भी आपको पिछले टेबल में दिए हुए थे, जो हमने पिछले पेज पे देखा है, और ये टेबल 1.3 में डिराइव्ड यूनिट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप 2 या 3 डेफिनेशन वो एग्जांपल्स उठा के आराम से एग्जांपल की हेडिंग देके लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि एरिया क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, इसका यूनिट कैसे बनेगा। कि एरिया क्या होता है, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो इनको मल्टीप्लाई करके इसका क्या आएगा, एरिया। लेंथ भी मीटर में है और ब्रेथ भी क्या है, मीटर में है, क्योंकि लेंथ मेजर करने का हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो क्या था, मीटर था ना, हमने टेबल 1.2 में देखा। तो अब जब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा तो इसका मतलब है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी 2 मीटर है ना, मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब इसका यूनिट भी एक डिराइव्ड यूनिट हुआ ना, क्योंकि 2 बेस यूनिट्स ने मिलके एरिया का यूनिट बनाया। एरिया का अलग से तो कोई यूनिट नहीं था, 2 बेस यूनिट्स मिले और एरिया का यूनिट बना, इसलिए ये एक डिराइव्ड यूनिट है। स्पीड क्या होती है कि एक गाड़ी ने जितनी देर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसकी स्पीड होती है। तो अब स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस होता है मीटर में, जो भी लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको हम मीटर में लिखते हैं ना, और टाइम को सेकंड में। तो डिस्टेंस ओवर टाइम यानी मीटर बाय सेकंड, और ये पर सेकंड जो होता है ये ऊपर जाके माइनस में आ जाता है ना, जब ऐसे हम लिखते हैं ना मीटर और पर सेकंड। तो जो ये नीचे चीज होती है ना, जो भी क्वांटिटी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखी होती है, जब वो ऊपर जाती है ना न्यूमरेटर में, तो वो उसका साइन माइनस में चेंज हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अब स्पीड का भी जो हमारे पास यूनिट बना वो 2 बेस यूनिट्स को मिला के बना, एक मीटर और एक सेकंड, इसलिए स्पीड भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये टेबल है ना 1.3, इसमें आप लोगों को कुछ डिराइव्ड यूनिट्स बताए हुए हैं। अब एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, 2 बेस यूनिट्स मल्टीप्लाई हुए और एरिया का यूनिट बना। 3 बेस यूनिट्स मल्टीप्लाई हुए और वॉल्यूम का यूनिट बना, यानी कि देखें ना, बेस यूनिट से मिलके ये डिराइव्ड यूनिट्स बना रहे हैं। डिराइव्ड यूनिट्स खुद कुछ भी नहीं है, बेस यूनिट से मिलकर बन रहे हैं। स्पीड का हमने अभी देखा मीटर पर सेकंड। अब फोर्स जो है न्यूटन, फोर्स क्या होता है कि यानी जितना हमारे पास बॉडी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, 1 केजी मैस की एक बॉडी है, यानी फॉर एग्जांपल 1 केजी मैस है और उस बॉडी ने फोर्स लगाने पर जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया उसे कहते हैं फोर्स। अब फोर्स, ये जो न्यूटन होता है ना, इसको हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इस तरह ये फोर्स को हम लिखते हैं पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होती है और किलोग्राम होता है मैस। तो अब फोर्स, वैसे तो ये न्यूटन होती है ना, लेकिन न्यूटन की ब्रेकडाउन करो तो ये इस तरह बनता है। तो केजी भी एक बेस यूनिट है, मीटर भी एक बेस यूनिट है, सेकंड भी एक बेस यूनिट है। तो इन बेस यूनिट से मिलके एक डिराइव्ड यूनिट बना दिया। उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या है,
पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल होता है। प्रेशर क्या होता है कि जितनी जो है फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स जब लगती है मैस के ऊपर, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है उसका प्रेशर, यानी 1 न्यूटन फोर्स जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जब लगेगी तो वो क्या होता है? प्रेशर। तो ये पास्कल को हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किस में लिखते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगी और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है? प्रेशर होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चार्ज वो किस में लिखते हैं? कूलम में। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है कि जितना 1 एम्पियर करंट जो है वो 1 सेकंड में ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे कि ये एक वायर है ना, इसके अंदर से करंट गुजर रहा है और करंट को हम किस में लिखते हैं? एम्पियर में। तो 1 सेकंड के अंदर जो 1 एम्पियर करंट पास होता है उसको क्या कहते हैं? चार्ज। तो चार्ज वैसे तो कूलम है उसका यूनिट, लेकिन जब कूलम की ब्रेक डाउन करें तो वो बनता है एम्पियर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में एक वायर में से पास हो रहा है। तो एम्पियर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है, और दो बेस यूनिट्स मिलके क्या बन गए? एक डिराइव्ड यूनिट। अब रेडियन, रेडियन क्या होता है? एंगल। ये एंगल का यूनिट होता है, यानी कि जैसे ये एक सर्कल है ना, सर्कल, सर्कल का ये होता है रेडियस। सेंटर से लेके जो इसकी यहाँ तक की जो हाफ लेंथ होती है, यानी डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है? रेडियस। अब रेडियस की लेंथ की ही एक आर्क हो, यानी जितनी लेंथ रेडियस की है उतनी ही लेंथ की सर्कल के ऊपर एक आर्क बने, और वो आर्क जो है सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेडियन। और रेडियन जो है वो क्या होता है? देखो ना, आर्क की भी लेंथ हम मीटर में लेंगे और इसकी भी लेंथ हम मीटर में लेंगे, तो ये मीटर बाय मीटर होता है रेडियन का जो यूनिट होता है। और ये वैसे तो ये मीटर मीटर एक दूसरे से कट हो जाते हैं, लेकिन इस यूनिट को हम लिखते हैं रेडियन में। सही है। तो ये जो ये जो एंगल है ना, ये क्या है? रेडियन। ये एंगल का यूनिट है और ये भी बेस यूनिट से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब आगे ना यहाँ पे दो क्विक क्विज दिए हुए हैं आपको कि राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पियर एंड सेकेंड, यानी आपने जो चार्ज का यूनिट है ना उसको किस में लिखना है? एम्पियर और सेकेंड में। हमने अभी यहाँ पे देख लिया ना, चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में एक वायर में से पास हो रहा है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर डॉट 1 सेकेंड। और आप फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। इस तरह करके आप इसको लिख सकते हो। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। अब मैंने बताया कि प्रेशर क्या है कि फोर्स जो है वो एक जितने यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है? प्रेशर। प्रेशर हमारे पास क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी जितनी फोर्स जो है वो एक एरिया के ऊपर लग रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रेशर। अब फोर्स क्या है? न्यूटन, और एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो जब हम प्रेशर को लिखेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं ना, पास्कल, 1 पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो मीटर है जो नीचे है ये ऊपर जब चला गया तो इसकी जो पावर है वो किस में हो गई? माइनस में। हमने अभी ये चीज यहाँ पे सीखी है। तो जब वो नीचे से ऊपर चले जाएगा तो इसकी पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। वैसे तो इसको आप आगे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन जो है वो क्या होता है? हमने अभी यहाँ पे देखा था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको लिख के हम आगे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अभी यहीं तक आंसर इसका काफी है, इनफ है। आगे हम कर लेते हैं एस आई प्रीफिक्सेस को, कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो एस आई है ना वो एक डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिसको हम 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में। कैसे लिखते हैं वो अब हम आगे देखते हैं। प्रीफिक्सेस जो है ना उसमें हम क्या करते हैं कि यूनिट्स को 10 की पावर्स में लिख लेते हैं। ये क्यों यूज किया जाता है प्रीफिक्सेस? ताकि जो बहुत छोटे नंबर्स या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं उनको सिंपल बनाया जा सके। यानी बहुत बड़े नंबर्स लिखने में अक्सर मिस्टेक भी तो हो जाती है ना, या बहुत छोटे नंबर्स लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है, तो उनको सिंपल बनाने के लिए या उनकी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? प्रीफिक्सेस। जैसे अब ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्होंने दिखाई हुई है और ये एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी दिखाई हुई है, तो इनको लिखना आसान नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, आसान नहीं है। जब अगर आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखनी हो तो पेपर में या कहीं पे भी तो आपको मुश्किल तो होगी ना, और अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है तब तो और ज्यादा मुश्किल होगी। तो जो प्रीफिक्सेस है ना वो क्या करते हैं? वो उसको सिंपल बना देते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है ना इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब ये इस तरह इसको कैसे लिखा गया है? ये किस तरह लिख गया? 10 की पावर में आ गया ना ये आंसर। तो ये क्या है? इस वजह से हम इसको कहते हैं कि प्रीफिक्स, ये जो है वो डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि हम इसको 10 की पावर में लिखते हैं। अब हमने इसको कैसे लिखा? हमने 5 लिख दिया।
5 लिखने के बाद ये जितने ज़ीरोज़ थे ना, ये 7 ज़ीरोज़ थे, तो हमने 10 की पावर 7 लिख दिया। अब इससे पता चला है कि 5 के साथ 7 ज़ीरोज़ थे। अब इसको लिखना कितना मुश्किल था और इसको लिखना कितना आसान है कि आप 5 लिखे, साथ 7 ज़ीरोज़ बनाए, तो आपने स सीधा-सीधा लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर। अब ये जो क्वांटिटी थी, ये वाली, अब इसमें यहाँ पे 0.00004 थी। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें अच्छा हुआ क्या कि ये जो पॉइंट था ना, वो यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। अब वो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स पॉइंट मूव किया है ना, 5 डिजिट्स मूव किया। हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट्स जो है वो पॉइंट मूव करता है, तो फिर हम उतना 10 की पावर जो है वो उतनी लिख देते हैं। पॉइंट को हमने लगाना होता है, जो हमारे पास जो भी नंबर होता है ना, उस जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद। अब जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू खत्म होगी ना, तो पॉइंट यहाँ पे एंड पे होगा। तो अब इस पॉइंट को हमने उठा के ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स पीछे लेकर आ गए ना, यानी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट इधर कौन है? 5 है। तो हम इसको 7 डिजिट्स पीछे लेकर आए, तो 10 की पावर हमने लिखी 7। इधर हम पॉइंट को 5 डिजिट्स आगे लेकर गए, तो 10 की पावर हमने क्या लिखी? -5। अच्छा, अब देखें, जब हम पॉइंट को यूँ लेफ्ट साइड पे लेकर आएँगे ना, तो पावर हमने प्लस में, पॉजिटिव में लिखनी है, और जब राइट साइड पे लेके जाएँगे तो पावर हमने नेगेटिव में लिखनी है। अच्छा, ये प्रीफिक्सेस की है आपके पास डेफिनिशन, यहाँ से आपने बस यही याद करनी है और ये भी आपने लिखना है कि प्रीफिक्सेस जो हैं आप उसमें 10 की पावर में लिखते हो। अच्छा, प्रीफिक्सेस जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे लफ्ज़ होते हैं या सिंबल्स होती हैं, अलामात होती हैं, जिनको आप ऐसे यूनिट से पहले ऐड कर देते हो, जैसे कि मिली है, सेंटी है, किलो है, मेगा है, गीगा है, जो कि उसको लिखने में क्या बना देते हैं? आसान बना देता है। आगे बस वो यही बता रहे हैं कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो टेबल 1.4 में दिए हुए हैं, जिसमें आप ऐसे यूनिट्स को इफेक्टिवली बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक एग्जांपल बताई हुई है कि 1 मीटर का जो 1000 पार्ट होता है ना, वो क्या होता है? मिलीमीटर। यानी 1 मीटर के अगर आप 1000 पार्ट्स कर दें, 1000 हिस्से कर दें और उसमें से 1 पार्ट ले लें, तो वो क्या होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मीटर के 1000 पार्ट्स कर दिए जाएँ और उसमें से 1 पार्ट को ले लिया जाए, तो वो होता है मिलीमीटर। अब जो थिन वायर है ना, एक बिल्कुल बारीक सी जो वायर होती है, उसकी जब आपने थिकनेस लिखनी है, तो ज़्यादा बेहतर ये है, ज़्यादा आसानी ये है कि आप उसको मिलीमीटर में लिखें, क्योंकि वो वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो उसको मिलीमीटर में लिखा जाएगा। लेकिन जो एक लॉन्ग डिस्टेंस है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसको आप किलोमीटर्स में लिखेंगे। अब क्या हुआ, एसआई में तो स्टैंडर्ड एसआई इंटरनेशनल जो था, उसमें तो मीटर था ना, डिस्टेंस का और लेंथ का जो यूनिट एक बनाया गया था, वो तो मीटर ही था। लेकिन अब इसको आसान करने के लिए क्या कर दिया जाता है, इसके साथ प्रीफिक्सेस लगा दिए जाते हैं। जैसे अब 1000 मीटर लिखना, तो 1000 मीटर लिखने के बजाय अगर हम 1 किलोमीटर लिख दें, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना। जब मीटर की वैल्यूज़ बहुत बड़ी होंगी कहीं पे, तो हम किलो का उसके साथ क्या लगा देंगे? प्रीफिक्स लगा देंगे। और अगर छोटी वाली वैल्यूज़ है, बहुत छोटी, जैसे अब एक थिन वायर को हमने मेजर करना है, तो वो मीटर का आप देखो ना, 1000वां हिस्सा ले लें और उसमें से एक हिस्सा लें 1000 हिस्से करके, तो मिलीमीटर बनता है। तो हम इसको मिलीमीटर्स में लिख देंगे, जिससे हमें क्या होगी? आसानी होगी। अब मैथ्स के जो सब मल्टीपल्स हैं, वो आगे हम टेबल 1.5 में देखते हैं, और लेंथ के जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं, उनको टेबल 1.6 में देखते हैं। अच्छा, अभी आपकी बुक में ना 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहले एग्जांपल में देखिए 5000 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि जो मिली होता है वो क्या है? वो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है ना, मीटर का 1000वां हिस्सा कौन होता है? मिलीमीटर। अब हमने अगर इसको लिखना है अपने एसआई में, मीटर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 5000 को हम 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड, और साथ हमारे पास मीटर आ जाएगा। क्यों किया 1000 से डिवाइड? क्योंकि जो मिली था वो मीटर का 1000वां हिस्सा था ना, तो हमने फिर 5000 को 1000 से डिवाइड कर दिया। जब हम जाते हैं इस तरह छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ, तो हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। ये हमने मैथ में भी बहुत दफ़ा पढ़ा है। और जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, यानी जब हम मीटर से जाएँगे मिलीमीटर की तरफ, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड, और जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई। अब मिलीमीटर तो छोटा यूनिट था ना, उससे हम बड़े यूनिट मीटर की तरफ जा रहे थे, तो हमने 1000 से कर दिया डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब देखें, ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट हो जाएँगे, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा? 5 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आ गया 50,000 सेंटीमीटर। अब सेंटी क्या होता है? सेंटी होता है 100, यानी 1 मीटर के आप कर दो 100 पार्ट्स और उसमें से 1 पार्ट ले लो, तो उसको क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। ये तो 1000 पार्ट्स थे ना जो मिलीमीटर था, और सेंटी जो है वो 100 पार्ट्स को कहते हैं। सेंटी आप सेंचुरी से याद रख सकते हो, ये उसी से निकला है सेंटी वर्ड। तो सेंचुरी क्या होती है? 100 रन को सेंचुरी कहते हैं ना, तो सेंटी भी 100 को कहते हैं। अब ये भी छोटा यूनिट है और बड़े यूनिट मीटर की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो अब इसको हम 100 से डिवाइड
डिवाइड कर देंगे। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 500 मीटर, 3000 ग्राम। अब किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है ना, तो इसी तरह से 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम जो है 1 केजी किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के इक्वल है, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पे भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे डिवाइड, और कितने किलोग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं 1 केजी में 1000, तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 केजी। अब आगे है 2000 माइक्रो सेकेंड, 2000 माइक्रो सेकेंड। ये जब आप प्रीफिक्सेस का टेबल याद करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अब एक माइक्रो, 1 माइक्रो का मतलब क्या है 10 रेज टू पावर -6, 1 माइक्रो जो है वो 10 रेज टू पावर -6 के इक्वल होता है। तो हम माइक्रो की जगह इस प्रीफिक्स की जगह, क्योंकि हमने इसको अपने एसआई में कन्वर्ट करना है तो वो क्या है सेकंड है ना, तो हम प्रीफिक्स हटा देंगे, तो प्रीफिक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसकी वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर -6, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड। अब इस स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पे असल में ये हुआ कि ये जो 2000 था ना, इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि ये मैंने आपको पीछे अभी एक्सप्लेन कर दिया ना। अब ये 3 जीरो थे ना, 3 जीरो है, तो पॉइंट जो है वो एंड पे लगा हुआ था, एंड से 1 2 3 डिजिट्स इधर मूव किया, तो और पावर भी किस में आएगी पॉजिटिव में, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे गया, तो 10 की पावर 3 हो गई। और ये -6 तो हमारे पास पहले लिखा हुआ था। अब जब हम कर रहे होते हैं मैथ में, तो जब दो बेसिस है और उनकी पावर है इस तरह से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी 3 और ये -6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3। क्या हो जाएगा -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 6 में से 3 गया तो 3 रख गया, और यूनिट हम लिखते हैं बड़े वाले का, यानी बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का ही लगेगा। तो ये इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 बन गया। -6 से -3 अचानक से ऐसे हो गया कि ये जो 3 जीरोस थे इनको भी हमने इनकी 10 की पावर में लिख दिया, और फिर ये जो थी वो एक दूसरे के साथ सॉल्व हो गया, और हमारे पास क्या आ गया 10 टू पावर -3 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए 10 टू पावर -3 जो है उसका सिंबल क्या है, मिली है ना, उसका सिंबल क्या है मिली, तो हम फिर यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -3 की जगह उसका सिंबल लगा देंगे जो कि क्या है मिली, तो 2 मिली सेकेंड हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। 2000 माइक्रो सेकेंड किस में कन्वर्ट हो गया 2 मिली सेकेंड में। यहाँ पे हमने इन सब को सिंप्लीफाई करके आसान जो है यूनिट उसमें कन्वर्ट कर दिया, बड़े यूनिट से आसान यूनिट की तरफ हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये ना टेबल 1.4 है जिसपे सारे प्रीफिक्सेस बताए हुए हैं और उनके ना ऐसा यूनिट्स बताए हुए हैं, यानी ये प्रीफिक्सेस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं यूनिट्स से पहले, ताकि हम अपने यूनिट्स को लिखने में आसान बना सकें। तो ये वो प्रीफिक्सेस है, वो सिंबल्स हैं या वो वर्ड्स हैं जिनको हम उनसे पहले ऐसे यूनिट्स से या किसी भी उससे पहले मेजरमेंट से पहले क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। लेकिन अब ये ना आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में इनकी वैल्यूज अक्सर आ सकती हैं कि 1 फेम्टो इज इक्वल टू या 1 पिको इज इक्वल टू, तो इनको आपने लाजमी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो एमसीक्यूज के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिली की वैल्यू नहीं पता, तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। या अगर आपके पास 10⁻³ आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने इसकी जगह पे मिली लिखना है या सेंटी लिखना है, क्या लिखना है, तो आप ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे, या अगर कोई एग्जाम्पल आ गई तो वो भी नहीं आप सॉल्व कर पाओगे, ना ही एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ बड़ी ईजी। हमने जो बायो पढ़ी है उसमें भी हमने हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ पढ़ा है ना, तो अब हम फिजिक्स में भी इसी तरह हर चीज़ को आसान और ट्रिक्स की फॉर्म में और एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। अब ये मैं आप लोगों के लिए ना एक ट्रिक लेकर आई हूँ बड़े मज़े की। क्या है, अ फनी पपी नेम्ड मिकी माउस कैन डांस काइंडली मेकिंग ग्रेट टिकटॉक पोस्ट एवरी डे। अब ये सारे वर्ड्स इसमें कवर हो गए। आपने निमोनिक याद कर लेना है कि एक फनी पपी जिसका नाम क्या है मिकी माउस है, वो डांस कर रहा है काइंडली बड़े अच्छे तरीके से, और क्या बना रहा है टिकटॉक पोस्ट बना रहा है डेली एवरी डे। अब एक ही जगह एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये सारे कवर हो गए इसके अंदर। तो ये निमोनिक आप भी अपने पास लिख लें और इस निमोनिक से इसको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब ये साथ इनकी जो पावर्स हैं
ये भी लिखना बड़ा आसान है कि एक तो आपने निमोनिक से ये लिख दिया ना लाइन से, ये मैं आपको एक इजी तरीका बता रही हूँ। बेहतर है कि अगर आप इसको इस तरह याद कर लें सबको साथ साथ, कि माइक्रो का पावर ये है, सेंटी की ये है, वो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, इसलिए मैं आपके लिए बहुत आसान तरीका लेकर आई हूँ कि आपने एक तो निमोनिक से ये सारे नाम याद कर लिए, उसके बाद देखे ना ऊपर ये शुरू जो हो रहा है ना वो 10⁻18 से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? 10⁻18। फिर ये 3 का टेबल चलता जा रहा है, 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3। 3 तक ये जो नीचे आए ना वो 3 के टेबल की फॉर्म में आए, फिर उसके बाद तो 2 1 ऐसे ही आ जाएगा, जैसे 3 2 1 ऐसे, मतलब 3 के बाद जो है ना 3 तक तो 3 का टेबल आ गया, उसके बाद 2 और 1, -1 के बाद दोबारा ये 3 का टेबल शुरू हो गया, 3 6 9 12 15 18। ये ऊपर नेगेटिव तक था, -1 तक आ गया नेगेटिव, और उसके नीचे पॉजिटिव में 3 का टेबल शुरू हो गया। तो ये इस तरह आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो टेबल 1.5 है ना, इसमें मैथ्स की मेजरमेंट्स दी हुई हैं, और टेबल 1.6 में लेंथ की मेजरमेंट्स दी हुई हैं। तो इनको भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। अब देखिए, जो 100 केजी है, 100 केजी है, 100 केजी के अंदर कितने क्विंटल होते हैं? 1 क्विंटल। यानी 100 केजी होंगे, 100 केजी होंगे तो क्या बनेगा? 1 क्विंटल। क्विंटल एक बड़ा यूनिट है ना, केजी से भी बड़ा यूनिट है। तो 100 केजी होंगे तो 1 क्विंटल, जैसे हम कहते हैं ना 1 मण कनक कणक जो दाने खरीदते हैं गंदम के, 1 मण, तो 1 मण के अंदर कितने किलो होते हैं? 40 किलो होते हैं। तो इसी तरह से 1 क्विंटल के अंदर कितने केजी होते हैं? 100 केजी होते हैं। और 1 टन के अंदर कितने केजी होते हैं? 1000 केजी और 10 क्विंटल। यानी अगर 100 केजी होंगे तो 1 क्विंटल बनेगा, और 10 क्विंटल होंगे तो 1 टन बनेगा। और 10 क्विंटल का मतलब क्या है? 1000 केजी। क्योंकि 100 केजी 1 क्विंटल थे, तो 10 क्विंटल क्या हो जाएंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या बन गया वो? 1000। तो 1000 केजी जो है वो क्या हो जाएगा? 1 टन। अब ये टेबल 1.6 में आगे ना बताई हुई है लेंथ की मेजरमेंट्स। 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के। मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। अब ये कैसे याद रखना है? सेंटी मैंने आपको बताया, सेंचुरी से आपने याद रखना है। तो सेंचुरी क्या होती है? 100 रन की होती है ना। तो इसका मतलब 1 मीटर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर के 100 हिस्से करें और उसमें से एक हिस्सा ले लें तो वो 1 सेंटीमीटर बनता है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 मिलीमीटर के। हमने देखा ना अभी पीछे कि 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के इक्वल था। यानी कि 1 मीटर के 1000 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा लो तो जाके 1 मिलीमीटर बनता है। यानी इतना छोटा सा यूनिट है मिलीमीटर। अब अगर 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल है और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के भी इक्वल है, तो इसका मतलब 1000 मिलीमीटर किसके इक्वल हुए? 100 सेंटीमीटर के। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? 1000 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल हुए, क्योंकि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल है, 1 मीटर ही 100 सेंटीमीटर के भी इक्वल है। यानी 1 ही मीटर इसके भी इक्वल है, 1 ही मीटर इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हुए ना, ये दोनों भी बराबर हुए। जब हम हमने इनको सामने लिख दिया तो देखो ना, इनके जीरो, इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये क्या बच गया? 1 सेंटीमीटर, और ये क्या बच गया? 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है? 10 मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर है? 1000 मीटर। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, और जो ये है ना मीटर, यहाँ पे ये छोटा यूनिट है। तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होते हैं ना। किलो का मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद ये नीचे बड़ा सिंपल से है कि देखो ना, 1 मिलीमीटर है। मिली का हमने अभी ऊपर यू देख लिया कि मिली का कितनी पावर होती है? 10⁻³ तो आपने बस मिली की जगह 10⁻³ लिख देना उसकी वैल्यू, और मीटर ऐसे ही साथ लगा रहेगा। सेंटी की पावर क्या होती है? 10⁻²। तो सेंटी की जगह आपने 10⁻² लिख देना, मीटर ऐसे ही रहेगा। किलो की पावर क्या होती है? 10⁻3, वो आपने ऐसे ही लिख देना, मीटर ऐसे ही रहेगा। आगे है कोई क्विज के 100 मीटर जो है वो किसके इक्वल होते हैं? 100 मीटर किसके इक्वल होते हैं? अब ए ऑप्शन में तो बताया हुआ आंसर माइक्रोमीटर में। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻6 हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर हमने इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है ना 100 मीटर को, तो 6 जीरो लगनी चाहिए साथ। यानी 100 तो एक ये हो गया ना, इसके साथ 6 और जीरोस लगनी चाहिए। तो कितनी जीरो लगनी चाहिए? 8 जीरो। लेकिन यहाँ पे तो 3 ही जीरो है, इसका मतलब ये आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर है। सेंटी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻2। तो क्या हो गया? 2 हो गया ना, यानी 2 जीरोस लगनी चाहिए। तो 100 के साथ 2 और जीरो लगेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी? 4 जीरो बन जाएंगी ना। 1 2 पहले से इसके पास है, 2 और लगेंगी तो 4 बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पे तो आंसर में सिर्फ 3 जीरो है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। अब जब हम बात करेंगे मिलीमीटर की,
तो एक जो मिली होता है वो किसके इक्वल है, 10⁻³ के इक्वल है ना, किसके इक्वल है, 10⁻³ के। तो कितनी जीरो लगेंगी, 3 जीरो। तो 100 के पास 2 जीरो तो पहले ही है, 3 और जीरो लग के कितनी जीरो बन जाएंगी, 5 जीरो। तो ये 5 जीरो में ही आंसर है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, करेक्ट है। अब किलोमीटर की अगर हम किलोमीटर को भी देख लें तो किलो क्या होता है, 10⁻³ और किलो जो है वो बड़ा है ना मीटर से। ये सब तो छोटे थे तो हमने जीरो साथ मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन किलो जो है वो बड़ा है, तो हम ये जो 3 जीरो है ना किलो की 1000 वैल्यू बनती है ना, 3 जीरो बनती है, 10⁻³ है, उसको इस 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 100 ऊपर होगा और 1000 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जीरो और ये 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, ये 0.1 बनेगा इसका आंसर। तो यहाँ पे तो 1 है सिर्फ, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 बनता है ना, आप चेक कर ले, डिवाइड करके 1 अंदर रखें 10 बाहर रखें तो 0.1 आंसर आता है। अच्छा, डू यू नो, ये बड़ा सिंपल सा है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि किलोग्राम एक वाहिद ऐसा बेस यूनिट है जिसके पास प्रीफिक्स ऑलरेडी है, पहले से प्रीफिक्स है। क्योंकि हमारे पास जो भी मैथ्स होता है, मैथ्स का ऐसा ही हमने ग्राम में नहीं लिखा हुआ, किलोग्राम में लिखते हैं। तो किलोग्राम एक ऐसा बेस यूनिट है, किलोग्राम एक बेस यूनिट है और वाहिद ऐसा बेस यूनिट है जिसके पास प्रीफिक्स पहले से है। अच्छा, तो बच्चों आगे अब हम देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशंस को, उसके साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो इसमें से वो भी एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया होता है और उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, या इसकी डेफिनेशन वगैरह भी आ जाती है क्वेश्चन में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक बहुत शॉर्ट वे है, एक आसान तरीका है, छोटा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बहुत बड़े लार्ज नंबर को या बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका है। वरना जो है ना इन क्वांटिटीज को लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं। जैसे अक्सर क्वांटिटीज होती है जिनके साथ बहुत सारे जीरो होते हैं, तो वो बहुत स्पेस लेती हैं, तो उनको रीड करना भी मुश्किल हो जाता है। उनके इतने बड़े साइज के, जैसे कितने के जीरो को पहले गिनते रहो कि कितने सारे जीरोज हैं, लिखने में भी मुश्किल होती है। उनको देखना, विजुअलाइज करना भी उनको मुश्किल होता है, और उनको कैलकुलेशन में यूज करना भी बहुत अजीब हो जाता है, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम उनको किस में लिखते हैं, डेसिमल प्लेसेस में लिखते हैं, यानी कि 10 की पावर में। हम उनको कैसे लिख लेते हैं, पावर में, 10 की पावर में। जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना क्वांटिटी का, न्यूमेरिकल पार्ट यानी एक तो जीरो वाला पार्ट है ना, और एक दूसरा पार्ट है जिस नॉन जीरो पार्ट्स, जैसे 5 3 6 8, इस तरह जो न्यूमेरिकल पार्ट है इस क्वांटिटी का, जो 1 से लेके 9 तक होता है। यानी न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 1 से लेके 9 तक, जीरो के अलावा जो पार्ट है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम होल नंबर्स की पावर 10 की पावर में हम आगे से लिख लेते हैं, यानी न्यूमेरिकल पावर, न्यूमेरिकल पार्ट लिखते हैं, और साथ में जो बाकी रह जाते हैं ना जीरोस वगैरह, उनको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं उसके साथ। तो इन नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करता है, और कहाँ तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है, पहले नॉन जीरो डिजिट तक, यानी लेफ्ट साइड पे, कौन सी साइड पे, अभी यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम आगे एग्जांपल से समझेंगे इनको। लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है ना, वहां तक हमने अपने डेसिमल पॉइंट को लेके जाना होता है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ प्लेसेस को काउंट करना होता है कि जितना डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव किया, मतलब लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वहां तक पॉइंट को लेके जाने में उसने जितने डिजिट्स मूव किए, फिर हम 10 की पावर में वही लिख देते हैं, यानी जितने डिजिट्स उसने मूव किया 10 की पावर में हम वही डिजिट्स लिख देते हैं। अब इसको हम कैसे देखते, देखिए एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ का कितना है, 138, और साथ कितने जीरोज हैं, 6 जीरोज, यानी इतने किलोमीटर है। अब ये कितना बड़ा डिजिट है। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि डेसिमल पॉइंट को हमने पहले नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाना, वो भी लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये साइड। तो अब देखो ना, इसमें तो पॉइंट कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, जहां पे पॉइंट नहीं होता इसका मतलब पॉइंट एंड पे है। पॉइंट कहाँ पे, एंड पे है। तो यहाँ से अब हमने पॉइंट को उठाना है और कहाँ तक लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 1, लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, और इधर पहला नॉन जीरो डिजिट बनता है 1। अब यहाँ से हमने पॉइंट को उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स ये पॉइंट मूव कर गया यहाँ तक आने के लिए। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1.38, यानी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने लिख दी जो 1 से 9 तक के दरमियान थी, और बाकी ये जो था ना, इसको हमने इन जीरोस को लिख दिया डेसिमल की फॉर्म में, और 8 डिजिट्स पॉइंट मूव किया है, इसलिए 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गई होगी ये बात। तो नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल पॉइंट अगर मूव करता है लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में आती है। देखिए
अभी भी डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ के लेफ्ट साइड की तरफ गया ना, पहले नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाने के लिए हम उसको लेफ्ट साइड पर लेकर गए, तो हमने 10 की पावर क्या लिखी, पॉजिटिव लिखी 8। अब यहाँ पे हम अगली एक एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका डायमीटर उन्होंने ये दिया हुआ है। अब कितने सारे जीरोस हैं ये भी, अब इसको लिखना, इसको कैलकुलेट करना, इसको पढ़ना सब मुश्किल है, इसको इवन विजुअलाइज करना, इसको देखना भी बड़ा ऑकवर्ड है। अब जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने पॉइंट को उठा के लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वहां तक लेकर जाना है ना। लेफ्ट साइड यूं होती है, अब यूं हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट कौन बन रहा है, 5, और पॉइंट हमारा ये पड़ा है, हमने इसको अब 5 तक लेकर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डिजिट्स जो है वो पॉइंट क्या किया, मूव किया इधर तक आने के लिए। तो 10 की पावर क्या आएगी, 11, साथ हम 5.2 अपने न्यूमेरिकल डिजिट्स ऐसे ही लिख देंगे 5.2। लेकिन अब एक फर्क है, यहाँ पे तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ था, तो हमने 10 की पावर पॉजिटिव में लिखी, लेकिन जब पॉइंट राइट साइड पे मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना पॉइंट राइट साइड पे मूव है, ये मेरा राइट हैंड है और पॉइंट यहाँ से उठ के इस साइड पे आया, यानी राइट साइड पे आया है, तो इसका मतलब हम जब डेसिमल पावर लिखेंगे तो वो नेगेटिव में लिखेंगे, यहाँ पे हम -11 लिखेंगे, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11। अब यहाँ पे ना 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास जो है ना उसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये है जिसमें हमने प्लस करना है, एक में हमने माइनस करना है। नीचे वाली एग्जांपल में एक में हमने मल्टीप्लाई करना है और एक में हमने डिवाइड करना है। अच्छा, प्लस माइनस करते हुए ना ज़रूरी ये है कि एक तो ये भी सेम हो, इनके यूनिट भी सेम होने चाहिए, यूनिट सेम होने चाहिए, तो ही वो आपस में प्लस माइनस होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इनके ये जो पावर है ना, डेसिमल पावर, ये भी सेम होनी चाहिए, डेसिमल पावर भी सेम होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो उसको फिर हम सेम बना लेते हैं। वो हम देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। पहली हमारी एग्जांपल है, इसमें हमने 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर को प्लस करना है 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 मीटर में। अब देखो ये 4 है और ये 5 है, तो दोनों की पावर जो है डेसिमल की वो डिफरेंट है, तो इसको पहले हम सेम सेम करेंगे। ये 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें ना, ये 5 है ना, अब इसको हमने अगर 4 बनाना है तो इसका मतलब इसमें से 1 माइनस करना है, 5 को 4 बनाने के लिए उसमें से 1 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जाएँगे ना, राइट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर माइनस में होती है, अगर लेफ्ट साइड पे जाता है तो पावर प्लस में होती है, हमने अभी देख लिया। तो हम अपने पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे मूव करवा देंगे, तो हमने 3 पॉइंट्स से उठा के पॉइंट को 2 के बाद मूव करा दिया, 2 तक मूव करा दिया। तो हमने पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे मूव करा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर क्या बन गई, -1। तो ये 5 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या बच गया, 4। तो हमने दोनों की पावर कर ली 4। या ये आपको समझ आ गया? पॉइंट नहीं आता तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। 10 की पावर जो 4 है ना, उसको हमने लिख देना है बाहर, क्योंकि ये दोनों में है, ये कॉमन आ गई, इसको हमने बाहर ही लिख दिया। अब 5.123 और 32.8 क्या हो जाएँगे, प्लस 5.123 और 32.8 क्या हो जाएँगे हमारे पास, प्लस हो जाएँगे। तो अब ये 3 एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, 8 में 1 प्लस हुआ तो 9 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और ये 3, तो ये हो गया 37.923 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4। यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन आपने आंसर को यहीं पे नहीं छोड़ना होता। जब भी हमने अपना आंसर लिखना होता है ना, तो वो हमने एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखना होता है, ये बात आपने याद रखनी है। यूनिट भी हमारा ऐसा यूनिट होना चाहिए, तरीका भी हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लेफ्ट साइड पे। तो अब लेफ्ट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है, 3 है, तो हमने अपने पॉइंट को 3 तक मूव कराना है। तो अब ये पॉइंट जो है वो 7 से के बाद से उठ के 3 के बाद आ जाएगा। तो अब पॉइंट किधर मूव किया, लेफ्ट साइड पे मूव किया। तो लेफ्ट साइड पे मूव किया तो एक जो ऐड होगी पावर, वो प्लस में ऐड होगी ना, पावर किस में ऐड होगी, प्लस में, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया है। राइट साइड पे मूव करता है तो माइनस में जाती है, लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो प्लस में जाती है। अब ये लेफ्ट साइड पे मूव हुआ तो पावर प्लस में जाएगी, तो 4 के बजाय जब उसमें 1 प्लस होगा तो वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 5। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने माइनस करना है इन दोनों को। अब इनमें भी देखें पावर डिफरेंट है, ये -2 है और ये -3 है, तो हम दोनों की पावर को पहले सेम कर लेंगे। ये 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब ये 3.43, इसको हमने 10 की पावर -3 से -2 बनाना है, यानी एक माइनस कम होना चाहिए। अब -3 में
+1 होगा तो वो -2 बनेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 1 गया तो 2 रह गया, और साइन हमारे पास बड़े वाले का लगता है माइनस, इसका मतलब +1 करना है। तो जब हमने पावर को प्लस में लेके जाना होता है तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं। तो हम क्या कर देंगे, अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करा देंगे, तो पॉइंट 3 के जो बाद था वो 3 से पहले आ जाएगा, और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लगा देते हैं, 0। तो ये हो जाएगा 0.343। यहाँ तक समझ आ गई आपको बातें? ये बेसिक बातें हैं, मैथ में बहुत दफा पढ़ी हुई हैं। अच्छा, अब ये 0.343 हो गया, तो ये भी पावर हमारे पास किस में आ गई, माइनस में आ गई। अब ये दोनों पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वो कॉमन आ जाएंगी, और 2.57 में से 0.343 माइनस हो जाएगा। 2.57 में से 0.343 क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, माइनस करते हुए ज़रूरी है कि ऊपर भी कोई डिजिट हो, तो यहाँ पे 3 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 3 के ऊपर हम 0 लिख देंगे। अच्छा, अब 0 में से तो 3 नहीं जा सकता, तो ये 6 रह जाएगा। यहाँ पे ये एक इसको दे देगा कैरी, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। 2 में से 0 गया तो 2, तो ये बन जाएगा 2.227 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर, ऐसे बन गया। अब देखो ना, 10 की पावर -2 और ये क्या है, मिलीमीटर। अब यहाँ तक तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट में सही लिखा हुआ है, पॉइंट तो हमारा सही डला हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया ना हमारे यूनिट भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ का, मिलीमीटर तो नहीं ना है, मीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक जो है मीटर, उसके अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000। और मिली की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -3। हमने अभी पीछे याद की है ये सारी वैल्यूज, मैंने आपको कहा था ना ये इसीलिए जरूरी है कि आपके न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज में, एग्जांपल्स में, सब में काम आएगी। तो मिली की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -3, तो मिली की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 की पावर -3। तो जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में प्लस हो जाती हैं। अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तब पावर्स प्लस होती हैं, अगर बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये मैथ में हम सारे रूल्स पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। तो -2 में जब -3 प्लस होएगा तो क्या, अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं ना, तो -2 और -3 ये इस तरह आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 में जब 2 प्लस हुआ तो क्या बन गया, 5। और साइन बड़े डिजिट का लगता है, बड़ा डिजिट क्या है, 3। तो साइन हमारे पास सॉरी, ये तो आपको नजर ही नहीं आ रहा, ये अब मैंने बुक मूव की है, देखे ना, ये -2 था और ये प्लस होके इसमें क्या आ रहा था, -3। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, माइनस। और ये माइनस माइनस आपस में क्या होंगे, प्लस। 3 और 2 प्लस हो गया तो 5 आया, और साइन बड़े वाले का लगता है, बड़ा कौन है, 3, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास हो गया 2.227 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर। नेक्स्ट जो ये एग्जांपल्स है ना, ये बड़ी आसान है, क्योंकि ना ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के, इसमें हमने पावर्स भी अपनी चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, और ना ही यूनिट्स को सेम करने की जरूरत है। तो अब देखिए ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। इसको हमने सॉल्व करना है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वैल्यूज ब्रैकेट्स में लिखी हो और बीच में कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, अब जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने आपको बताया ना कि जब बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, अभी हमने ऊपर देखा है कि बेसिस सेम थी और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो उनकी जो पावर्स थी उनको हमने क्या कर देना होता है, प्लस। तो ये जो 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 6 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और बेसिस सेम है, बेस दोनों की 10 है, तो ये 3 और 6 क्या हो जाएंगे, प्लस। यानी 10 एक ही दफा लिख के 3 और 6 प्लस होके क्या बन जाएंगे, 9। और पीछे ये 4 और 6 बच गए, ये भी मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, 24। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और केजी और मीटर क्या इकट्ठे आ जाएंगे, केजी मीटर। अच्छा, लेकिन अब हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में तो लिखना है ना, स्टैंडर्ड में तो लिखना है। तो स्टैंडर्ड क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, पॉइंट उसके बाद लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अब पॉइंट यहाँ प्रेजेंट होगा, तो हमने पॉइंट को एक डिजिट यहाँ पे मूव करा दिया, तो 2.4 बन गया। यानी 4 से उठा के एक डिजिट पॉइंट जो है वो मूव किया किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। कहाँ मूव किया, लेफ्ट साइड पे मूव किया। तो जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हम एक जो है वो क्या करते हैं, प्लस में ऐड करते हैं ना अपना एक्सपोनेंट। तो हमारे पास ये 9 है, जब इसमें 1 प्लस होगा तो ये क्या बन जाएगा, 10। तो 10 की पावर 10 kg आ गई। अब नेक्स्ट ये जो है ये डिवीजन में है। डिवीजन में मैंने आपको ऊपर बताया कि जब दो बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनकी पावर्स प्लस हुई थी ना, ये सारे रूल्स मैथ में पढ़ते हैं हम। और जब ये डिवाइड हो रही है ना, दो बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो अब देखें 6 और 2 तो ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक 10 की पावर 6 है और एक 10 की पावर -2 है, तो उनकी पावर ये -2 जो है वो ऊपर जाके 6 के साथ क्या होएगा, माइनस होगा, क्योंकि
ये डिवाइड हो रहा था ना, तो ऊपर जाके माइनस होगा। तो 6 के साथ -2 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस जो है वो क्या होता है? माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस भी क्या होता है? प्लस होता है। ये रूल तो 6-7 में पढ़ते हैं मैथ में। तो अब ये क्या है? माइनस माइनस, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, तो ये बन गया 6 प्लस 2, और जब 6 और 2 प्लस हुए तो क्या बन गया? 8 बन गया। अब ये 6 और 2 डिवाइड हो रहे थे, 2 1 और 2 3 इनकी कटिंग होगी, तो ये क्या बन गए? 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 तक हमारा हो गया। अब हमने इनके यूनिट्स को भी सॉल्व करना है। तो देखिए ना, ये यूनिट, ये भी बेसिस सेम है ना, मीटर और मीटर, और ये 3 है, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा, इनके भी एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? माइनस। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 और 2 माइनस होके 1 रह जाएंगे। तो 1 तो हम पावर लिखते ही नहीं है साथ। जब जिसकी कोई पावर नहीं होती तो वो क्लियर है कि उसकी पावर कौन है? 1 है। तो 1 हम पावर नहीं लिखते, तो हम मीटर को एज इट इज लिख देंगे। 3 में से 2 माइनस होके 1 रह जाएगा, तो मीटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे टॉपिक के ये कुछ साइड बॉक्सेस रह गए हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। यानी जब भी आपके पास इस तरह से नेगेटिव एक्सपोनेंट में कुछ लिखा होगा ना, 10 की पावर -2 या 10 की पावर -3, इस तरह का कोई एक्सपोनेंट किसी डिजिट के साथ आ रहा होगा, तो इसका मतलब 1 जो है वो 1 से भी कम वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव में तभी जाता है ना जब पॉइंट जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आया हुआ हो। यानी नॉन डिजिट, ये जीरो डिजिट जो भी है 1 2 3 यहाँ पे जो भी यूज हो रहा होगा, पॉइंट इससे भी पहले आया हुआ होगा। तो जब पॉइंट उससे भी पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब वो जो डिजिट है वो 1 से भी छोटा है, क्योंकि पॉइंट 1 से भी पहले लगा हुआ है। 0.1 या 0.001, 0.003 इस तरह का वो डिजिट होगा। तो इस बात से हमें पता चलता है जब भी वैल्यू एक्सपोनेंट की नेगेटिव में होगी, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 1 से कम है। उसके बाद ये ना क्विक क्विज है, क्विक क्विज। इसमें आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, इनको साइंटिफिक नोटेशन में आपने एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम इसको करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? सबसे पहला है हमारे पास 0.00534 मीटर। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो इस साइड पे मूव करेगा, यानी कि इस तरफ को ये मूव करेगा, राइट साइड पे। तो अब ये पॉइंट 1 2 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करेगा। पहला जो नॉन जीरो डिजिट है लेफ्ट का, हमने कहा था ना लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड ये साइड होती है, तो उधर पहला नॉन जीरो डिजिट क्या बन रहा है? 5। तो पहले नॉन जीरो डिजिट तक हमने इसको मूव कराना है, तो 1 2 3 डिजिट्स पॉइंट यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट राइट साइड पे गया ना, राइट साइड पे गया, ये मेरा राइट हैंड है, तो पॉइंट इस साइड पर आया है ना, लेफ्ट साइड पे तो नहीं गया ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो पॉइंट राइट हैंड की साइड पे गया है। तो इसका मतलब जब पॉइंट राइट साइड पे जाता है, तो हमने अभी साइंटिफिक नोटेशन में देखा कि एक्सपोनेंट की वैल्यू हम किस में लिखते हैं? नेगेटिव में। और 3 डिजिट्स मूव किया, तो ये हमारे पास हो गया 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 2574.32 kg। इसको हमने चेंज करना है। अब लेफ्ट साइड हमारी कौन सी है? ये। इस साइड पे पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो कौन है? 2 है। तो हमने इस पॉइंट को 2 तक लेकर जाना है, तो अब वो यहाँ से पॉइंट चलना शुरू हुआ, 1 2 3, 3 डिजिट से पॉइंट मूव किया, ये हो जाएगा 2.574। अच्छा, और 32, ये पूरा इस तरह से लिख दिया हमने मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। हमारे पास क्या आएगी? पॉइंट 3 डिजिट इधर मूव किया और लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो अब हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, और साथ हम केजी अपना लिख देंगे जो लिखना है अपने। मतलब यूनिट तो हम साथ वैसे ही लगाते रहेंगे ना। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर सी पर 0.45 मीटर। अब जब हमने इसको लिखना है, तो ये हमारे पास कैसे होएगा कि देखो ना, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है, तो ये पॉइंट जो 0 के बाद लगा हुआ है, ये चला जाएगा 4 के बाद, तो पॉइंट 1 डिजिट मूव किया, तो ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट जो है वो राइट साइड पे गया, तो 10 की पावर माइनस में आएगी, -1, और ये मीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ये 0.004 kg। अब पॉइंट को हमने कहाँ पे मूव करवाना है? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि लेफ्ट साइड का है, तो वो कौन है? 4 है, तो हमने पॉइंट को यहाँ पे मूव कराना है, तो 1 2 3 डिजिट पॉइंट यहाँ मूव किया, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं। तो जब भी किसी के साथ पॉइंट नहीं लगाता, इसका मतलब उसके एंड पे पॉइंट लगा हुआ होता है। अच्छा,
और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे 10 की पावर आएगी -3, क्योंकि पॉइंट जो है वो किधर मूव किया है, पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है। जब राइट साइड पे पॉइंट मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस में जाएगी, और जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस में जाएगी। 10 की पावर -3 और साथ क्या आ जाएगा, केजी। उसके बाद ये लास्ट अब हमारे पास है 18,6,000 सेकेंड। अब जब इधर हमने पॉइंट को मूव कराना है, तो अब देखो ना, मैंने बताया ना, जिसके साथ पॉइंट नहीं है इसका मतलब उसके एंड पे पॉइंट लगा हुआ है, तो इसके साथ पॉइंट नहीं है इसका मतलब इसके एंड पे यहाँ पे पॉइंट प्रेजेंट है। अब उस पॉइंट को हमने पहले नॉन जीरो डिजिट तक लेकर जाना है, जो कि लेफ्ट साइड का है, 6 तक नहीं लेके जाना। आपने ये नहीं समझना कि इधर से हम चले तो पहला नॉन जीरो डिजिट 6 आ गया, यहाँ पे हमने इसको रोक देना है। 6 तो राइट साइड पे बन रहा है ना, राइट साइड पे बन रहा है, ये राइट साइड है, हमने लेफ्ट साइड का पहला नॉन जीरो डिजिट लेना है। तो लेफ्ट साइड का पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 1 है, तो हमने इस पॉइंट को 1 तक लेकर जाना है। तो अब 1 2 3 4 5 डिजिट्स ये पॉइंट जो है वो मूव किया। अब ये हो जाएगा 1.86। ये जो एंड वाले जीरो होते हैं ना पॉइंट लगने के बाद, इनकी वैल्यू नहीं होती, इनको लगाने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट से पहले वाले जीरोस की वैल्यू होती है, लेकिन जो पॉइंट के बाद एंड पे जीरो आते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं होती। हाँ, अगर 8 से पहले यहाँ पे कोई जीरोस बन रहे होते ना, तो उनकी वैल्यू होती, वो हम लगाते हैं। जो एंड पे जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो हम नहीं लगाते। अब ये 1.86 हो गया और 5 डिजिट्स पॉइंट मूव किया, और किस साइड पर मूव किया, लेफ्ट साइड पर मूव किया। तो 10 की पावर जो है वो 5 आएगी और +5 आएगी, क्योंकि पॉइंट ने लेफ्ट साइड पे मूव किया है। तो आपको, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। आप टॉपिक अच्छे तरीके से, आप खुद भी इसकी ना प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। खुद रफ नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये समझ आएगी। आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं और आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी आ जाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, वो सिर्फ तभी पॉसिबल होती है अगर उनके एक्सपोनेंट सेम हो, और अगर उनके एक्सपोनेंट सेम नहीं होते तो हम उनको इक्वल बना लेते हैं डिस्प्लेस करके, यानी जगह चेंज करके, पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो चेंज करके। कैसे, इसकी एग्जांपल अभी हमने जो 1.1 एग्जांपल सॉल्व की है, उसमें था ना कि एक्सपोनेंट एक का 4 था, एक का 5 था, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक एक्सपोनेंट सेम ना हो। तो हमने उनके एक्सपोनेंट्स को चेंज कर लिया ना, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को चेंज किया, जिसकी वजह से जो 10 की जो पावर्स थी वो चेंज हो गई, और जब दोनों की पावर्स, दोनों वैल्यूज की सेम हुई, तो हमने उनको सॉल्व किया, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो ये वो इसी ये जो यही चीज है ना, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब तक पॉसिबल नहीं होती जब एक्सपोनेंट्स सेम ना हो। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके ना यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं एसआई यूनिट्स के। एसआई यूनिट्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं, इनको आप समझ लें, आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हर यूनिट जो है ना, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है सिंबल से, किसी एब्रीविएशन से या किसी शॉर्टकट से हमने उसको रिप्रेजेंट नहीं करना। जैसे हमने इस तरह से ना सिंबल लिखना है, एस आई है तो उसका सिंबल लिखना है एस डॉट आई एब्रीविएशन की फॉर्म होती है ना, एब्रीविएशन या उसका मुखफ़्फ़फ नहीं लिखना, हमने उसका एग्जैक्ट सिंबल लिखना है। जैसे सेकंड है तो सेकंड का सिंबल एस है, तो जब भी हम लिखेंगे हम 5 सेकंड इस तरह लिखेंगे, हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि 5 सेकंड, इसको इस तरह लिखना गलत है, इसको इस तरह लिखना है। हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म या शॉर्टकट नहीं यूज करना, बल्कि सिंबल यूज करना है सेकंड्स का। एम्पियर को ए एम पी नहीं लिखेंगे, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, बल्कि ए लिखेंगे उसका सिंबल। ग्राम को जी लिखेंगे, जो कि उसका सिंबल है, ना कि जी एम लिखेंगे। तो हमने एब्रीविएशन या शॉर्टकट नहीं लिखना, बल्कि सिंबल लिखना है। सिंबल्स की ना कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। कैसे, अब देखो, अगर 1 न्यूटन है ना, तब भी वो 1 न्यूटन होगा, और अगर 100 न्यूटन है तब भी 100 न्यूटन होंगे। हम 100 न्यूटन को न्यूटन्स नहीं लिख सकते कि 100 न्यूटन्स, ऐसे लिखना गलत होगा। हम 100 न्यूटन है तब भी उसको न्यूटन ही लिखेंगे, 1 न्यूटन है तब भी न्यूटन ही लिखेंगे। समझ आ रही है? 1 ग्राम है तब भी हम 1 ग्राम में लिखेंगे। अगर 100 ग्राम है तो GS ग्राम्स नहीं कर देंगे हम इसको, तब भी हम ग्राम ही लिखेंगे। तो हम सिंबल्स की कभी भी प्लूरल नहीं होती। सिंबल जो सिंबल है वही रहता है, चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, तब भी वो सिंबल सिंबल ही रहता है, उसकी कोई प्लूरल नहीं होती। फुल नेम जो है किसी भी यूनिट का, वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। किसी भी यूनिट का फुल नेम कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमारे पास है मीटर, अब मीटर भी स्मॉल लेटर से, सेकंड भी स्मॉल लेटर से, न्यूटन भी स्मॉल से लेटर से शुरू होगा, सिवाय एक सेल्सियस के। सेल्सियस जो है वो एक एक्सेप्शन है, ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और बाकी सारे जो यूनिट्स हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, कैपिटल से शुरू नहीं होते। आगे बताया हुआ है सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस, यानी सिंबल्स को हमेशा जो है वो कैपिटल में नहीं लिखा जाता, बल्कि स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे मीटर है, मीटर का सिंबल क्या है, एम, तो एम जो है वो इस तरह कैपिटल में नहीं लिखेंगे, बल्कि स्मॉल में ही लिखेंगे। सेकंड का जो एस है उसको भी स्मॉल लिखेंगे।
और यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन बताए हुए, एक्सेप्शन होता है जो एक एक्स्ट्रा केस होता है जहाँ पे चेंज होती है चीज़, रूल से जहाँ पे चीज़ थोड़ी चेंज हो जाती है उसको कहते हैं एक्सेप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे लीटर का बताया हुआ है कि लीटर का जो एल है वो कैपिटल होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद सिंबल्स जो साइंटिस्ट के नेम के साथ के सिंबल्स होते हैं, जैसे ये तो सिंपल सिंबल्स है ना, लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है। जिस साइंटिस्ट ने उस चीज़ को डिस्कवर किया होता है ना, उसी के नाम पे उसका सिंबल रख दिया जाता है। जैसे न्यूटन था, तो न्यूटन ने फोर्स को डिस्कवर किया था, तो न्यूटन के नाम पे ही फोर्स का यूनिट रख दिया गया था न्यूटन। वैसे तो ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर वो हमने पीछे देख लिया ना कि इसके अंदर जो बेस यूनिट्स यूज़ होते हैं इसको डिराइव करने के लिए, लेकिन इसका यूनिट न्यूटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइंटिस्ट का नाम न्यूटन था। तो जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स है ना, उनके लेटर को हम कैपिटल लिख सकते हैं। ये सिंपल सिंबल्स की बात हो रही थी जिसमें एक एक्सेप्शन हो गई। उसके अलावा अब जो सिंबल साइंटिस्ट के नाम पे होंगे, उनका जो लेटर है वो कैपिटल होगा। जैसे न्यूटन के नाम पे है तो एन कैपिटल होगा। केल्विन जो था वो साइंटिस्ट था जिसने इसको केल्विन स्केल को डिस्कवर किया था, तो के कैपिटल होगा। पास्कल साइंटिस्ट था जिसने प्रेशर के लिए पास्कल को डिस्कवर किया था, तो फिर पी ए जो पास्कल का भी पी है वो कैपिटल होगा। अच्छा, अब प्रीफिक्स जो कि हम लिखते हैं ऐसा यूनिट के साथ, तो उसको जो है वो ऐसा यूनिट के क्लोज लिखा जाता है, यानी डिस्टेंस दे के नहीं लिखा जाता। जैसे सेकंड एक ऐसे ही है ना, बेस है, जो भी 7 बेस यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स हैं। अब सेकंड के साथ जो है वो लग गया न हमारे पास प्रीफिक्स लग गया जब मिलीसेकंड, तो फिर एम इसका क्या आएगा? इसके साथ आएगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे मिलीसेकंड, बल्कि ऐसे लिखेंगे एक साथ जोड़ के। ये मिलीमीटर है, मीटर जो था वो हमारे पास ऐसा ही था, इसके साथ मिली लग गया प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो है वैसे, और एक बात ये भी बताइए कि प्रीफिक्स पहले लगता है। वैसे भी प्री का मतलब क्या होता है? पहले ना, प्री का मतलब होता है पहले। तो जैसे प्री बर्थडे होती है, तो बर्थडे से पहले जो बर्थडे कर दी जाती है उसको प्री बर्थडे कहते हैं। तो इस तरह प्री का मतलब होता है पहले होने वाली चीज़। तो फिर प्रीफिक्स के नाम से पता चल रहा है कि इसने यूनिट से पहले लगना है, और दूसरी बात एक बात जो बताई हुई है कि यूनिट के इसने बिल्कुल क्लोज लगना है, डिस्टेंस से नहीं लगना। अच्छा, यानी हमने इस तरह नहीं लिखना कि बीच में डिस्टेंस देके, हमने बिल्कुल यूनिट के साथ जोड़ के लिखना है। अब एक और बात यहाँ पे बताई हुई है कि जो अगर यूनिट्स 2 एक साथ आ रहे हैं ना कहीं पे, 2 यूनिट्स एक साथ आ रहे हैं, ये तो प्रीफिक्स और यूनिट की बात हो रही थी कि जब प्रीफिक्स लगेगा यूनिट के साथ तो एक तो उससे पहले लगेगा और एक तो उसके बिल्कुल साथ लगेगा, बीच में गैप नहीं आएगा। लेकिन जब 2 यूनिट्स हमने एक साथ लिखने हैं तो उनके बीच में हम स्पेस देंगे, 1 स्पेस देंगे हम उनके बीच में। जैसे न्यूटन भी एक ऐसा यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, और मीटर भी एक ऐसा यूनिट है जो कि लेंथ का यूनिट है। तो जब 2 यूनिट्स एक साथ आएँगे तो बीच में जो है वो स्पेस आएगी। अब यहाँ पे भी न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, एसआई यूनिट है, और ये सेकंड जो है वो टाइम का एसआई यूनिट है। तो जब 2 यूनिट्स एक साथ आ रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस आएगी। अब ये पॉइंट आपने मिक्स नहीं करना, जब प्रीफिक्स आएगा यूनिट के साथ, किसी एसआई यूनिट के साथ जब प्रीफिक्स आएगा तो उनमें स्पेस नहीं आएगी, लेकिन जब 2 यूनिट्स एक साथ आएंगे तो उसमें एक स्पेस आएगी। उसके बाद कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस क्या होता है? कंपाउंड कहते हैं मजमूए को, 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलके जो चीज बनती है उसको कहते हैं कंपाउंड। अब 2 यूनिट्स तो एक साथ आ सकते हैं, यूनिट और प्रीफिक्स भी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन 2 प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कि माइक्रो और माइक्रो प्रीफिक्स है ना, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते कि 7 माइक्रो सेकंड। अगर 7 के साथ हमने 10⁻⁻12 सेकंड यूज हो रहा है, तो हम माइक्रो की पावर क्या होती है? 10⁻⁻6। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि -12 की जगह 2 दफा माइक्रो लिख दें कि 2 दफा -6 हो गया, बल्कि इसके लिए हमारे पास पिको का यूनिट, पिको का प्रीफिक्स है ना, 10⁻⁻12 के लिए पिको का प्रीफिक्स है, तो हम पिको यूज करेंगे, 2 दफा माइक्रो कंपाउंड प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे। अब 5 के साथ 10 की पावर 4 है सेंटीमीटर, तो इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर लिख लेंगे, क्योंकि सेंटी जो है वो क्या होता है? 10⁻⁻2 होता है ना, तो 4 में से जब -2 जाएगा तो 2 रह जाएगा। तो हम इस तरह से एक्स्ट्रा प्रीफिक्स यूज नहीं करते। प्रीफिक्स आसानी के लिए हमारे यूज हो रहे हैं, उसको और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए यूज नहीं हो रहे। तो ना तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज करने और ना ही एक्स्ट्रा प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स भी मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।